The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर आपके पास कोई सैंपल आपको दिया जाएगा, उसके बाद उस सैंपल को आप लोग लैब में लेकर जाते हो और लैब में जाकर आप लोग उसका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा निकाल कर ले आते हो। उसके बाद आपको उस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करना होता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग गैदर कर सकते हो उस मॉलिक्यूल के बारे में वो करने की आप लोग कोशिश करते हो। जैसे कि आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बेसिस के ऊपर बता सकते हो कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है सैंपल के अंदर उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्या आपका सिलेबस है CSIR नेट का, और उसके बाद बात करेंगे कि हम अपने इस YouTube चैनल के ऊपर किस तरीके से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया टॉपिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर क्यों आपको पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो, और साथ ही साथ सिलेबस को डिस्कस करता हूं ताकि सिलेबस में जो जो पार्ट आपको दिया गया हो वो आपका बिल्कुल भी ना छूटे। तो वही हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि सिलेबस क्या है, उसके बाद बताऊंगा कि आखिर क्यों आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हो, इसकी बेसिक एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री के अंदर। एक आंसर तो आपके पास है कि यार मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर और आपको CSIR नेट का एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। तो एक रीजन आपके पास है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने का, लेकिन जो रीजन मैं आपसे पूछ रहा हूं वो है कि आप साइंस पर्सपेक्टिव से अगर सोचोगे तो आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्यों पढ़ते हो, क्योंकि आप जो एग्जाम देने वाले हो CSIR नेट एग्जाम, ये आपका एक PhD एंट्रेंस का एग्जामिनेशन है। इसके बाद आप लोग PhD के अंदर एडमिशन लेते हो या फिर आपकी जॉब्स लगती है, तो एक हाई लेवल का एग्जाम है। इस एग्जाम लेवल के अंदर आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपके कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमेशा क्वेश्चंस आए हैं। नेट एग्जाम के अंदर की बात कर लो या फिर गेट एग्जाम की बात कर लो, क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और जनरली आपके पास पार्ट सी के अंदर यहां पर क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। ऑफिशियल सिलेबस की बात करूं तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को 1 यूनिट दी गई है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 यूनिट का मतलब है ऑन एन एवरेज आपसे 7.5 मार्क्स का वो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर लगभग आपको 8 to 10 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग किसी भी पेपर को उठाओगे CSIR नेट या फिर जून को। कभी कभार वो 6 मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि वो आपसे 8 या 10 मार्क्स की मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ लिया है तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ा तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आरजे एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर आपको क्वांटम केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा इजी लगने वाली है, कि डायरेक्ट रिजल्ट्स का यूज करेंगे जो हम लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ी है तब भी आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन अगर क्वांटम पढ़ी होगी तो आपके पास एक एडवांटेज होगा, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें पहले से ही याद होंगी और उसके बाद आप लोग आराम से चीज़ों को समझ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, एक 0.01% भी आपको यहाँ पर क्रैम करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। जो फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, जो इक्वेशंस आपको याद करनी है, आपको उस इक्वेशन को सिर्फ याद करना है, पूरी अच्छे तरीके से ड्राइव करेंगे, आपको वो ड्राइव करते हुए याद हो जाएगी, आपको उसके लिए भी कोई घबराना नहीं है। तो जितनी भी बातें यहाँ पर याद करने वाली आने वाली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो याद बड़े आराम से हो जाएंगी। डेरिवेशन देखेंगे अच्छे से, डेरिवेशन देखते देखते आपको पूरे के पूरे एक्सप्रेशन जो है वो याद हो जाएंगे, और एक्सप्रेशन जिस तरीके से आपके पास निकल कर आएंगे उनको याद करना भी मुश्किल नहीं होने वाला है। तो बहुत ईजी टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं बात करूं कितने लेक्चर्स आएंगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, तो समथिंग अराउंड आप लोग मान सकते हो कि 20 to 23 लेक्चर्स के अंदर आपकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी कंप्लीट होगी, अगर आपको CSIR नेट का पूरा की पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो। और आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप लोग CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ रहे हो, तो आप उस यूनिट को कंप्लीटली पढ़ो, या तो बिल्कुल ही मत पढ़ो या फिर कंप्लीटली पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा जाता है। अगर आप लोग एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो कभी वो सिलेबस के स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता
पूछता है, कभी वो एंडिंग से पूछता है, कभी बीच में से पूछता है, तो कोई भी टॉपिक कभी भी पूछ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि आपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया और थोड़ा सा पढ़ लिया फिर बाद में आपने छोड़ दिया, तो उससे आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसी गारंटी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आएगा, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां से क्वेश्चन आते हैं। जनरली जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं अभी रिसेंट ईयर के अंदर, वो आपके जितने भी आपके पास यूनिट है उसके एंडिंग जो आखिरी के जो टॉपिक्स है ना वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एंडिंग के टॉपिक को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में बताने लग जाऊं, एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में बताने लग जाऊं, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी नहीं। इसीलिए हम लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और अपने CSIR नेट के जितना भी आपका सिलेबस है उसको पूरा करेंगे, अच्छे से समझाते हुए मैं आपको चलूंगा, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसका सिलेबस क्या है, और फिर हमने बताया कि आखिर आप लोग क्यों उस टॉपिक को पढ़ते हो। तो आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बात करते हैं कि आखिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस क्या है। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि CSIR नेट के अंदर आपसे ये 8 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है ऑन एन एवरेज। वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा भी हो गया है कि आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 12 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, 6 के भी आए हुए हैं, 12 के भी आए हुए। तो आप लोग बोल सकते हो कि 6 से 12 का इसका वेरिएशन होता है, और जनरली ये 8 से 10 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो आने वाले नेक्स्ट 20 to 22 लेक्चर्स अगर आप लोगों ने देख लिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो एक बात की गारंटी पक्का है कि CSIR नेट के अंदर अगर आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आया तो आप उसे विद इन 1 मिनट आप उसे कर सकते हो, विद इन 1 मिनट आप उसके आंसर तक पहुंच जाओगे। और 1 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने सारे के सारे लेक्चर्स बहुत थोड़ी देखे तो आप लोग देखते ही उसके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं होने वाली है, जितनी भी आपके पास कैलकुलेशंस आएंगी सारी की सारी ईजी आएंगी। तो जो बच्चे बायो साइड के हैं उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर कोई भी मैथमेटिक्स आप लोग यूज़ नहीं करने वाले हो, तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है पहले का, तो फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले हो। जितनी मैथमेटिक्स थी क्वांटम में आप लोगों ने पढ़ ली, और क्वांटम की अगर आपको यूनिट नंबर 1 आती है तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए आपके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाली है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग इस कोर्स के बीच में आप फील कर पाओगे कि अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री का यूनिट 1 पढ़ी है तो आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को काफी इजीली पढ़ सकते हो। और क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने यूनिट 1 को पढ़ लिया तो यूनिट 2, 3 और 4 को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ पाओगे, साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ पाओगे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को, वहां पर भी जरूरत पड़ती है क्वांटम केमिस्ट्री की। और साथ ही साथ आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को भी पढ़ पाओगे, वहां पर भी जरूरत पड़ती है आपकी क्वांटम केमिस्ट्री की। तो क्वांटम केमिस्ट्री बेस है, जरूर पढ़िए, बिल्कुल भी आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को नहीं छोड़ने वाले हो, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। जिसको क्वांटम केमिस्ट्री का क्यों भी नहीं आता, बिल्कुल उसी बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है क्वांटम केमिस्ट्री को। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, RJ एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर जाना है, कान में आपको ईयरफोन लगाना है, वहाँ पर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को अगर स्टार्ट करोगे और सुनने बैठोगे तो आपको सिर्फ समझ में आएगा, एक स्टोरी की तरह आपको पूरी क्वांटम केमिस्ट्री समझ में आएगी। कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए, आपको पूरी क्वांटम समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वांटम को छोड़ते हैं, बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। सबसे पहले बताता हूं कि आपका सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है। CSIR नेट आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है वहीं से मैंने सिलेबस को लिखा हुआ है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड या सेम लिखा हुआ है जो आपको ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर है। वहां पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ना है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल आपने पूछा हुआ है, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, IR एंड रमन एक्टिविटीज, सिलेक्शन रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस का बेसिक प्रिंसिपल यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका NMR है, हाइड्रोजन NMR है, कार्बन NMR है, उन सभी चीजों को हम लोग कहां पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सेम है, चाहे वो फिजिकल की हो चाहे वो ऑर्गेनिक की हो, बेसिक जो उसका फिनोमिना होता है वो सेम होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक फिनोमिना क्या है, और जब मैं आपको ऑर्गेनिक के स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको इस पार्ट को स्किप कर दूंगा। तो आज समझ लीजिए कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप लोग क्या करते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड का मतलब क्या है, और किस तरीके से आप लोग अपने मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो अगर आपके पास कोई स्पेक्ट्रा आपको दे देगा। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, मैंने सिलेबस पढ़ दिया है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी गिवन है, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ना है, डायटोमिक मॉलिक्यूल मेंशन है, लेकिन पॉलीएटॉमिक से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो पॉलीएटॉमिक का इंट्रोडक्शन हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है, IR रमन एक्टिविटीज पढ़नी है, सिलेक्शन रूल पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस को भी पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए आप कौन कौन सी बुक को रेफर कर सकते हो, तो बुक्स मैंने यहां पर लिखी हुई है।
है आपके पास, मैंने यहाँ पर बुक लिखी हुई है इंडियन ऑथर की भी और साथ ही साथ फॉरेन ऑथर की भी बुक में आप यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं आपके पास। इंडियन ऑथर में केएल राहुल है, पूरी शर्मा पठानिया है, मूलचंद गुप्ता है, राजकुमार है, गुरदीप राज है। तो ये बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हो अगर आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। लेकिन अगर आप लोग इस कोर्स को पूरा फॉलो करोगे 20 to 23 लेक्चर्स आएंगे, अगर आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ CSIR नेट या फिर गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। बाकी अगर नॉलेज गेन करनी है तो आप लोग ये 5-6 बुक के आप लोग 10 बुक पढ़ लो, 20 बुक पढ़ लो, 100 बुक पढ़ लो। नॉलेज तो आपको हमेशा मिलेगी जब भी आप लोग किसी भी बुक को पढ़ोगे। हर बुक के अंदर एक नए कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, नए तरीके से आपको समझाएगा। तो नॉलेज तो आप लोग गेन कर लोगे अगर आप लोग बुक्स को पढ़ रहे हो, लेकिन बुक्स को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर टारगेट CSIR नेट और गेट है तो जितना भी कंटेंट आपको इस YouTube चैनल के ऊपर मिलेगा उस कंटेंट की हेल्प से आप लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाओगे। 100% आपको बता रहा हूं मैं, आप लोग सारे के सारे कर पाओगे। आपको इनमें से कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर नॉलेज गेन करनी है तो बुक्स के नाम मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इधर लिखे हुए मैंने इंडियन ऑथर, वहां पर आपके पास क्या है फॉरेन ऑथर। मैं पढ़ देता हूं एक बार। आपके पास बेनविल की बुक है, होलास है, डेविड बॉयल है, एंगल एंड रीड है, लिवाइन की बुक है, एटकिंस है, मैकरी है। किसी बुक को आप लोग पढ़ सकते हो, सारी की सारी बुक्स अच्छी हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो जितना मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन आपका इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आपका अभी तक आया है और ना ही आने वाले 3-4 सालों के अंदर आएगा। अगर सिलेबस में कोई चेंज होता है तो उसके हिसाब से मैं वीडियोस को भी बाद में आपको ऐड कर दे दूंगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर हम लोग इस YouTube चैनल के ऊपर कैसे कवर करने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। जो ऑफिशियल सिलेबस था 4 दिन के अंदर कवर हो चुका है, लेकिन हम बात करेंगे आपका लेक्चर टू लेक्चर की। आपके पास पहले किस चीज़ को पढ़ाऊंगा, बाद में किसको पढ़ाऊंगा और कैसे कैसे आप लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो सबसे पहले वही बात करेंगे कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर क्या चीज़ें आप लोग करते हो। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ें हैं, बोर फ्रीक्वेंसी है, सिलेक्शन रूल है और पॉपुलेशन रेशो है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इन 3 चीज़ों का, बोर फ्रीक्वेंसी का, सिलेक्शन रूल का और पॉपुलेशन रेशो का आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप लोग कोई सी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ो। अगर आप लोग पढ़ रहे हो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तब भी आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप पढ़ रहे हो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को तब भी आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप लोग रमन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हो तब भी आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जितनी भी स्पेक्ट्रा आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, आपको ये 3 चीज़ें बोर फ्रीक्वेंसी, सिलेक्शन रूल और पॉपुलेशन रेशो, इनका ध्यान आपको रखना ही रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को और इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रोटर। देखिए रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टार्ट करूंगा तो जो 3 कंडीशन यहां पर है, बोर फ्रीक्वेंसी, सिलेक्शन रूल, ये मैं यहां पर पढ़ूंगा रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ये मैं कहां पढ़ूंगा, ये मैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही पढ़ूंगा। यानी कि हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करते ही सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बोर फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन होने के लिए। फिर बात करेंगे सिलेक्शन रूल, यानी कि कौन से मॉलिक्यूल कर सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल नहीं कर सकते। उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल भी देखेंगे, यानी कि आपका डेल्टा J +-1 होना चाहिए, डेल्टा S 0 होना चाहिए, डेल्टा N +-1 होना चाहिए। वो आपके पास क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन रेशो को भी देखेंगे और इन 3 चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा जब भी हम कोई नई स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे। रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ते वक्त भी ध्यान रखेंगे इन 3 चीजों का, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ते हुए भी याद रखेंगे, रमन स्पेक्ट्रा पढ़ते हुए भी याद रखेंगे, रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ते हुए भी इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। जितनी भी स्पेक्ट्रो पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, इन 3 चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये 3 चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, बोर फ्रीक्वेंसी, सिलेक्शन और पॉपुलेशन रेशो, ये नेसेसरी कंडीशंस हैं आपको अगर स्पेक्ट्रा को पढ़ना है तो, या फिर आपको स्पेक्ट्रा निकालना है किसी मॉलिक्यूल का, तो ये 3 कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल नहीं होंगी तो आपका स्पेक्ट्रा जनरेट नहीं होगा। तो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रोटर, यानी कि स्फेरिकल रोटर क्या होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है और एसिमेट्रिकल क्या होता है। उसके बाद रिजिड मोटर पढ़ेंगे हम लोग और साथ ही साथ पढ़ लेंगे हम लोग नॉन रिजिड मॉडल को भी पढ़ लेंगे। रिजिड रोटर आपके पास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, वहीं से हम लोग एक्सप्रेशन को उठाएंगे, थोड़ी 3 चीजें यहाँ पर पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉन रिजिड मॉडल को भी यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, हार्मोनिक मॉडल पढ़ना है और उसके बाद एन हार्मोनिक मॉडल को भी पढ़ना है। एन हार्मोनिक मॉडल को पढ़ते हुए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो कि क्या है, ओवरटोन्स हैं और फंडामेंटल बैंड है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर, ओवरटोन के ऊपर से और फंडामेंटल बैंड के ऊपर से, और साथ ही साथ फर्मी रेजोनेंस को भी यहां पर कवर कर लेंगे क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट के अंदर फर्मी रेजोनेंस के, तो उसको भी हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि आखिर डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है और बोर्न प्लॉट क्या होता है।
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड प्लॉट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर आप लोग पढ़ते हो बॉन्ड प्लॉट को, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ेंगे, यानी कि किस तरीके से आप लोग डिसोसिएशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, बॉन्ड प्लॉट को पढ़ेंगे। देखिए जितने भी स्पेक्ट्रा आप लोग पढ़ रहे हो उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर आप लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ोगे तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आप लोग मॉलिक्यूल के बीच में मान लो दो एटम है उनके बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि बॉन्ड लेंथ है उसको कैलकुलेट कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को पढ़ोगे तो आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे कि उस मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी क्या है। हर एक स्पेक्ट्रा जो आपके पास है उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन है और इसीलिए आप लोग उस स्पेक्ट्रा को पढ़ रहे हो। किस स्पेक्ट्रा से क्या निकलता है उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो क्या बताता है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वो क्या बताता है। वाइब्रेशन जनरली आपको क्या बताएगा, फोर्स कांस्टेंट, जो आपका बॉन्ड है उसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा क्या बताता है। तो हर एक चीज की बात करेंगे, कौन सा स्पेक्ट्रा आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूल के बारे में। अभी डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशन को पढ़ लिया, वाइब्रेशन को पढ़ लिया, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। जब मिक्स करेंगे तो आपके पास जनरेट हो जाती है PQR ब्रांच और देखेंगे कि आपके पास जो वाइब्रेशन है पैरेलल वाइब्रेशन भी होते हैं और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन भी होते हैं। बहुत इजी है, रोटेशन पढ़ोगे, वाइब्रेशन पढ़ोगे, दोनों को मिक्स करके रो वाइब्रेशन पढ़ोगे। उसके बाद रमन पढ़ोगे, रमन का क्या पढ़ोगे, रमन रोटेशन भी पढ़ोगे और रमन वाइब्रेशन भी पढ़ोगे। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, सेम कंसेप्ट बार बार यूज होंगे, सेम चीजें बार बार यूज होंगी, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए और किस चीजों कहां पढ़ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसके अंदर से स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस आती है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। और उसके बाद हमें पढ़ना है रोटेशन रमन और वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा। देखिए रोटेशन पढ़ लिया, वाइब्रेशन पढ़ लिया, रमन पढ़ लिया, उसके बाद रोटेशन वाइब्रेशन क्या पढ़ लिया, रो वाइब्रेशन पढ़ लिया और फिर रमन से क्या पढ़ा, रोटेशन रमन और वाइब्रेशन रमन। यानी कि आपको सारी स्पेक्ट्रा को मिक्स करके पढ़ना है। अगर आपका स्पेक्ट्रा मिस हुआ तो इन्फॉर्मेशन क्या निकल कर आती है उन सब की बात करेंगे जब हम इन चीज़ों को वहाँ पर पढ़ रहे होंगे। उसके बाद डिफरेंस देखेंगे कि IR और रमन के बीच में डिफरेंस क्या होता है और फिर जो आप एनिमल पढ़ते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के अंदर उसका बेसिक क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और जो आपकी पूरी NMR है उसको हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। जल्दी स्टार्ट कराऊंगा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। हाइड्रोजन एनएमआर में पढ़ेंगे, कार्बन एनएमआर में पढ़ेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसको भी स्टार्ट कराऊंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूं फिजिकल की मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बेसिक आइडिया में देखेंगे कि आपका पल्स NMR क्या होता है और कंटिन्यूअस वेव NMR क्या होता है। फिर देखेंगे कि न्यूक्लियर जी फैक्टर क्या है एंड इट्स प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ बिल्कुल एंड में मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी थोड़ा बहुत टच कर लेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा बहुत पार्ट आपको मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी पढ़ना है। जनरली मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का आता है, लेकिन फिजिकल के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत इसको यहाँ पर टच कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके इस रेंज में पूछे गए मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उसको हम लोग यहीं पर ही कवर कर लेंगे। तो ये आपका सीक्वेंस होने वाला है, जिस सीक्वेंस के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सारा सिलेबस कवर होगा गाइस, कोई भी आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग CSIR नेट की या फिर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप लोग कितने भी बुक पढ़ सकते हो। बुक्स मैंने रेफर कर दी है। जो नोट्स में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी नोट, जितनी भी स्लाइड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इन सभी के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया हुआ है नोट्स को डाउनलोड करने का, तो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर सिलेबस भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ जो बुक्स हैं, बुक्स के नेम भी मैंने वहां पर लिखे हुए हैं, तो उस बुक्स को आप लोग वहां पे परचेज भी कर सकते हो या फिर आप लोग ऑनलाइन जाकर उसकी PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। बुक्स पढ़ने की जरूरत है अगर आपको नॉलेज गेन करनी है। अगर आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो जितना भी कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो सफिशिएंट होगा आपके नेट एग्जाम के लिए, और नेट एग्जाम से आने के पहले आपका ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, डेफिनेशन आप मुझे बहुत जल्दी बता दोगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन क्या होती है। इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ये आप मुझे देखते ही बोल दोगे कि जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैटर से इंटरैक्ट करती है तो आपके पास स्पेक्ट्रा जनरेट हो जाता है। अब अगर मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूं इसी लाइन के ऊपर से, तो आप मुझे उसका आंसर देने की कोशिश करना। बाकी उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। तब तक के लिए सोचते रहना कि आखिर इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, यानी कि जो लाइट आपकी होती है, लाइट आपकी एक ट्रैवलिंग वेव होती है। ये आपको पता है कि लाइट जो है वो एक ट्रैवलिंग वेव होती है। और क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैटर है उसके अंदर आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जो आपके पास मैटर है उसके अंदर जो वेव के अंदर जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक मैटर पड़ा हुआ है, उस माइक्रोस्कोपिक मैटर की जो वेव होती है वो आपके पास स्टेशनरी वेव होती है। मैंने आपको क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाते हुए बताया था कि जो आपके मैटर के अंदर जो आपके पास वेव होती है, वो वेव आपकी जो होती है वो टाइम इंडिपेंडेंट
होती है। अगर वो टाइम इंडिपेंडेंट है तो वो स्टेशनरी वेव है, और अगर आपके मैटर के पास जो वेव है वो स्टेशनरी वेव है, जो लाइट आपकी पड़ रही है वो आपकी ट्रैवलिंग वेव है, तो ट्रैवलिंग वेव स्टैंडिंग वेव से कैसे इंटरेक्ट कर सकती है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर से बोल देता हूं कि जो आपकी लाइट पड़ रही है मैटर के ऊपर, वो आपके पास एक ट्रैवलिंग वेव है। जो मैटर के पास जो वेव होती है वो आपके पास स्टैंडिंग वेव होती है, जिसको मैंने प्रूव किया था क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए कि आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक मैटर होता है उसके साथ जो आपकी वेव होती है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। अगर वो टाइम इंडिपेंडेंट है तो वो स्टेशनरी वेव है, और अगर वो स्टेशनरी वेव है तो लाइट जो कि एक ट्रैवलिंग वेव है उसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर पा रही है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो सोचते रहिए, बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको इसका जवाब जरूर दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप खुद से सोचिए कि आखिर ये इंटरेक्शन क्यों हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आप लोग काफ़ी टाइम से सुनते हुए आए हो, आपने क्लास 11 से इस वर्ड को सुन लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके अंदर आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और आपके पास क्या होता है, प्रोपेगेशन वेक्टर होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर अपने आप से ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और प्रोपेगेशन वेक्टर भी होता है। जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ग्राफ भी आप लोगों ने क्लास 11 से पढ़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, 3 बनाते हो एक्सिस, एक पे बी लिख दिया, एक पे ई लिख दिया, एक पे के लिख दिया कि ये क्या है, प्रोपेगेशन वेक्टर है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनता हुआ आता है। तो ये ग्राफ बनाना आपको आता है, क्लास 11 से पढ़ते हुए आए हो, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और प्रोपेगेशन वेक्टर भी होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है ये आपको बताती है मैक्सवेल इक्वेशन। सबसे पहली बात कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ई क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है आपके किससे, मैग्नेटिक, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के साथ या फिर आपके एटम के साथ, न्यूक्लियस ऑफ एटम या फिर एटम के साथ अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा तो उस केस के अंदर आपके पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जनरेट हो जाता है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा होता है, तो ये हायर फ्रीक्वेंसी वाले रीजन से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि आपको माइक्रोवेव रीजन की, आईआर रीजन की, यूवी विजिबल रीजन की या फिर एक्सरे रीजन की लाइट को फेंकना पड़ेगा अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन देखना चाहते हो न्यूक्लियस के साथ या फिर आप लोग अपने एटम के साथ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। जो आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में जो लाइट होती है उनसे इसका इंटरेक्शन होगा, वो लाइट आपको फेंकनी पड़ेगी, और यहां से आपके पास क्या जनरेट होता है, आपके पास एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा वो स्पेक्ट्रा होता है जिसके अंदर ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। उसके बाद आप कह रहे हो कि जो आपके पास बी है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस जनरेट होता है, और रेजोनेंस जनरेट होगा तो आप लोग क्या पढ़ते हो, वहां पर आप लोग हाइड्रोजन एनएमआर पढ़ते हो, कार्बन एनएमआर पढ़ते हो। तो जो बी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपके पास इंटरेक्शन होता है इसको जनरली आप लोग कहां पढ़ते हो, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हो। फिजिकल स्पेक्ट्रम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ। यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा एटम के साथ या फिर आपके न्यूक्लियस के साथ, तो उस केस के अंदर ट्रांजिशन होते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा बोलते हो, जिसको आप लोग कहां पढ़ने वाले हो, फिजिकल स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ने वाले हो। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ, तो उस केस के अंदर आपके पास रेजोनेंस जनरेट होता है, और रेजोनेंस जनरेट करने के बाद आपके पास क्या निकलेगा, रेजोनेंस स्पेक्ट्रा निकलेगा, इसको लोग क्या बोलते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा, जिसको आप लोग क्या पढ़ते हो, हाइड्रोजन एनएमआर पढ़ते हो, या फिर आप लोग क्या पढ़ते हो, कार्बन एनएमआर पढ़ते हो, जिसको आप लोग कहां पढ़ोगे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ोगे। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते वक्त आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन देखने वाले हो अपने मैटर के साथ। और मैक्सवेल इक्वेशन ने कहा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बी से बड़ा तो होता ही है, और वो कितना बड़ा होता है कि जो आपका ई बाय बी का जो रेशो होता है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का रेशो निकालूंगा तो किस तरह होता है, वो आपके पास सी के बराबर होता है। सी यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये कहां पर मेजर की हुई है, उसने वैक्यूम के अंदर मेजर की हुई है। इसका मतलब मैक्सवेल ने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है, सी के फैक्टर से वो ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या, आपके पास जो ई मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, आपके पास सी इंटू में बी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सी फैक्टर से क्या होता है, वो ज्यादा होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से वो ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है तो वहां पर आपके पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा का मतलब क्या, आपके पास ट्रांजिशन हो रहे हैं। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है मैटर
के साथ, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस होता है, और यानी कि आपके पास हाइड्रोजन एनएमआर, कार्बन एनएमआर को आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो। तो आपके पास दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, किससे क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैटर के ऊपर डालोगे तो क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं और क्या क्या हो सकता है। जब भी आप लोग अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैटर के ऊपर डालोगे तो जनरली 3 से लेकर 4 चीजें हो सकती हैं। पहली क्या हो सकती है कि जो आपने लाइट डाली है वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। सेकंड हो सकती है आपके पास वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को मिल जाए, या फिर डाइफ्रैक्शन देखने को मिल जाए, या फिर जो लाइट आपने डाली है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब मैटर ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर जिस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया उसको बाद में एमिट भी कर दे। तो कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, या फिर आपको डाइफ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा, आपको एमिशन देखने को मिल जाएगा और एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाएगा। अब क्या ये सारे के सारे फिनोमिना आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस होते हैं? तो नहीं, आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास मैटर है और मैटर के ऊपर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाला और वो रिफ्लेक्शन हो गई, तो उस केस में आपके पास कोई स्पेक्ट्रा जनरेट नहीं होगा। अगर रिफ्रैक्शन हुआ तब भी कोई स्पेक्ट्रा जनरेट नहीं होगा, अगर डाइफ्रैक्शन हुआ तब भी कोई स्पेक्ट्रा जनरेट नहीं होगा, अगर एब्जॉर्प्शन हुआ या फिर एमिशन हुआ, उसी केस के अंदर आपको स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेस है वो क्या है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है 3 फिनोमिना कैन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद मैटर। आपके पास रिफ्लेक्शन हो सकता है, आपके पास रिफ्रैक्शन हो सकता है, आपके पास डाइफ्रैक्शन हो सकता है, या फिर आपके पास एमिशन और एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इस केस के अंदर जो आपके पास रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन है, ये आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस नहीं होते। अगर ये फिनोमिना होंगे तो आपके पास कोई भी स्पेक्ट्रा जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर एमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होता है, कोई ना कोई स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, और उस स्पेक्ट्रा को रीड कर आप लोग मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो। तो बेसिकली जो बेस है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो क्या है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन है। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं अभी, इन सब बातों को मैं अच्छे से लिखवाऊंगा आने वाले इस वीडियो के सेगमेंट के अंदर। तो अभी बस आप समझते रहिए कि क्या क्या आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता है। एंड टू इंटरप्रेट एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि क्या है आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस है, 3 कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। जो कंडीशन मैं आपको बताता हुआ आ रहा था, पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, बोर फ्रीक्वेंसी, सेकंड बताई थी सिलेक्शन रूल, और थर्ड क्या आपके पास थी, पॉपुलेशन रेशो। इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोग किसी भी स्पेक्ट्रा को रीड करते हो, बोर फ्रीक्वेंसी, सिलेक्शन रूल और पॉपुलेशन रेशो। बोर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिस भी एनर्जी लेवल के बीच में आपको ट्रांजिशन शो करना है, और जितना भी इस एनर्जी का गैप है, मान लीजिए इसकी एनर्जी क्या है, E2 है, इसकी एनर्जी क्या है, E1 है, तो जो इसके बीच की एनर्जी है डेल्टा E जो इसका है, इसी एनर्जी के गैप बराबर आपको लाइट डालनी पड़ेगी, तभी आपके पास ट्रांजिशन पॉसिबल है। मान लीजिए इसके बीच में जो गैप है कितना है, वो 10 जूल के बराबर है। मैंने ऐसे ही लिया है, हाइपोथेटिकल लिया है। मान लीजिए इसके बीच में एनर्जी क्या है, 10 जूल है, तो आपको जो लाइट डालनी पड़ेगी बाहर से, इसकी एनर्जी भी आपकी बिल्कुल किसके बराबर होनी चाहिए, 10 जूल के बराबर ही होनी चाहिए, तभी आपका ट्रांजिशन टेक प्लेस होगा, वरना ट्रांजिशन नहीं होगा। जो भी आपके पास एनर्जी गैप होता है, उसी जो भी आपके पास एनर्जी लेवल होंगे, उनके बीच में जो गैप होगा, उसी गैप के बराबर आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, तभी आपका ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। तो ये पहली कंडीशन है बोर फ्रीक्वेंसी। क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है? नहीं, लेकिन ये नेसेसरी है, इसको फुलफिल करना है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। साथ में आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको ध्यान रखना है सिलेक्शन रूल का। अब सिलेक्शन रूल भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं। कैसा होता है आपके पास, ग्रोस, और दूसरा कैसा होगा, स्पेसिफिक। ग्रोस को आप लोग जनरली क्या बोलते हो, थ्योरेटिकल बोलते हो। थ्योरेटिकल जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग मॉलिक्यूल का मैं आपको नाम देता हूं, और आप नाम से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओगे, और स्ट्रक्चर को देखकर आप बता पाओगे कि आखिर ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा या फिर नहीं देगा। जैसे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए आपके पास जरूरी होना चाहिए कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर डाइपोल मोमेंट हो। लेकिन अगर मैंने आपको कहा, मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल दे दिया इस तरीके का, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल मैंने आपको दे दिया है, और मैं कह रहा हूं कि क्या ये मॉलिक्यूल आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को जनरेट करेगा, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसका, आप कहोगे हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का हो जाए, जहां पर मैं इस टाइप का मॉलिक्यूल बना दूं, दोनों कहां पर अपोजिट में है, H यहाँ है, H यहाँ है, क्या आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा? तो आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर बता पाओगे कि नहीं यार, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देगा, क्योंकि इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। पढ़ेंगे आगे जाकर कि आखिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डाइपोल मोमेंट क्यों चाहिए होता है, वो हम सब पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग ये मानिए कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए आपके पास मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट नहीं हुआ तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को नहीं देता है। इसीलिए आप लोग बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूल मैंने ऊपर बना रखा है, ये मॉलिक्यूल आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा, और आपका जो नीचे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा। यानी कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर अगर आप लोग सेलेक्ट कर पा रहे हो कि आपका स्पेक्ट्रा है या नहीं है, तो उस केस को आप लोग क्या बोलते हो, थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल बोलते हो। उसके बाद
आपके पास आता है क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल। जैसे कि आप लोग बात करते हो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर आपका जो डेल्टा जे है वो आपके पास +-1 होना चाहिए। ये आपके पास सिलेक्शन रूल कैसा है, क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल है। इसको आप लोग कैसे निकालते हो, ट्रांजिशन डायपोल मोमेंट की इंटीग्रल की हेल्प से आप लोग इसको निकालते हो। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिर आप लोग क्वांटम मैकेनिकल स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल आप लोग किस तरीके से निकालते हो। इसको आप लोग कैसे निकालने वाले हो, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल की हेल्प से आप लोग निकालोगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए आपका जो डेल्टा जे है वो कैसा होना चाहिए, +-1 ही होना चाहिए। तो इस टाइप के सिलेक्शन रूल को क्या बोलते हो आप लोग, क्वांटम मैकेनिकल, यानी कि आप लोग इसे स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल बोलते हो। और जो आपके पास ग्रोस स्पेसिफिक रूल है वो कैसा रूल होता है, जिसको आप लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर बता पाओगे कि आखिर ये आपके पास आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा या फिर नहीं देगा। जैसे कि अगर बात करता हूं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो उसके लिए मॉलिक्यूल के पास डायनामिक डायपोल मोमेंट होना जरूरी है। अगर आप लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर ये बता पाओ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर डायनामिक डायपोल मोमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको वहां पर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलेगी ही नहीं। अगर आपको किसी भी स्पेक्ट्रा को पढ़ना है तो 3 कंडीशन को फुलफिल करना ही पड़ेगा। पहली कंडीशन है बोर फ्रीक्वेंसी, जिस एनर्जी गैप जिस एनर्जी लेवल के बीच में आपको ट्रांजिशन करना है उसी एनर्जी गैप के इक्वल आपको बाहर से लाइट फेंकनी पड़ेगी, तभी आपका ट्रांजिशन होगा। सेकंड क्या है, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के अंदर क्या पढ़ना है आपको, ग्रोस भी पढ़ना है और स्पेसिफिक भी पढ़ना है। ग्रोस क्या होता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर बता पाओगे कि आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी या फिर आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होगी। उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक। ये कैसा होता है आपके पास, क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल होता है, जिसको आप लोग कैसे निकालते हो, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल की हेल्प से निकालते हो। आने वाले लेक्चर्स के अंदर लोग इसे निकालेंगे। जैसे कि आपका जो डेल्टा जी है वो +-1 होना चाहिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई 2 एनर्जी लेवल है, मान लीजिए इस टाइप के आपके पास एनर्जी लेवल है, J = 0 ये रहा, J = 1 आपके पास यहां पर होगा, J = 2 आपके पास यहां पर होगा, और आपसे बोले कि आपको ये ट्रांजिशन करना है 0 से 2 के लिए, क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल क्वांटम मैकेनिकल को फॉलो नहीं कर रहा। यानी कि यहां पर जो डेल्टा जे है वो आपके पास +2 के बराबर आ गया। अगर आपका डेल्टा जे +2 के बराबर आ गया तो इस केस के अंदर यहां पर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग सिलेक्शन रूल का यूज करते हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है पॉपुलेशन रेशियो। अब इस पॉपुलेशन रेशियो को निकालना आपने कहां पर सीखा था, ये आपने सीखा था स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जहां पर आप कह रहे थे कि जो आपका पीआई है वो आपका बराबर होता है Ni/n। पीआई क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ith स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ ith एनर्जी लेवल। Ni क्या है, आपके जो ith एनर्जी लेवल है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको आप लोग कैसे निकालते थे, इसको आप लेते थे GI(e⁻⁻ डिवाइडेड बाय Q। Q के आपके पास क्या होता था, पार्टीशन फंक्शन होता था। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास कोई 2 एनर्जी लेवल है, मान लीजिए आपके पास क्या है, ith एनर्जी लेवल है, आपके पास क्या है, jth एनर्जी लेवल है। अगर आपको इन दोनों के बीच का पॉपुलेशन रेशियो निकालना है वो आप कैसे निकालते थे, PI/PJ करोगे, इसको क्या लिखोगे आप लोग Ni/n, इधर क्या लिखोगे आप लोग Nj/n। यहां पर आप लोग ऊपर क्या लिख सकते हो, GI(e⁻⁻ इधर डिवाइडेड बाय Q, और नीचे क्या लिखोगे आप लोग GJ(e⁻⁻ डिवाइडेड बाय Q। तो Q से Q कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा PI/PJ = GI/J(e⁻⁻ तो यहां पर मैंने एनर्जी लेवल का यूज किया है I और J का, और इस एनर्जी लेवल का यूज करते हुए आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहां से टेम्परेचर को निकाल सकते हो। तो आपके पास मान लीजिए बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास, तो अगर आप लोग इन दोनों का यूज करके टेम्परेचर को निकालोगे और आप लोग इन दोनों के टेम्परेचर निकालोगे तो ये दोनों टेम्परेचर के पास कैसे निकल आने चाहिए, सेम निकल कर आने चाहिए। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में पॉपुलेशन जो मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि आप लोग किसी भी एनर्जी लेवल का यूज कर अगर वो टेम्परेचर को निकालना चाहते हो तो वो टेम्परेचर आपका सेम निकल कर आए। इसीलिए इसी को आप लोग क्या बोलते हो, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हो। तो आज की क्लास में जितनी भी हम लोगों ने बातें की हैं उसको मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है और मैंने हेडिंग डाल दी व्हाई वी स्टडी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोग क्यों पढ़ते हो, इंटरेक्शन ऑफ EMR विद मैटर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो अगर आप लोग देख रहे हो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। जैसे कि आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे बॉन्ड लेंथ, आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे बॉन्ड एनर्जी, आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे डिसोसिएशन एनर्जी, आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे फोर्स कांस्टेंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस स्पेक्ट्रा से क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक चार्ट देने वाला हूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्पेक्ट्रा से आप लोग किस इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हो। इट मीन्स वी गेट स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी कि स्पेक्ट्रा को रीड कर आप लोगों को
आपको एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर दिख सकता है या फिर आपको मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर पता चल सकता है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ पीस ऑफ मैटर सेवरल चेंजेस में अकर, मैंने आपको बताया था कि आपके पास रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, डाइफ्रैक्शन हो सकता है, आपके पास एब्जॉर्प्शन हो सकता है और एमिशन भी हो सकता है। तो उसी चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट चेंज, जिसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। क्या ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस है? तो नहीं है। उसके बाद आपके पास ये भी हो सकता है कि जो आपकी बीम ऑफ लाइट है वो कैन बी डिकम्पोज इन अदर बीम, आपकी जो बीम ऑफ लाइट है कैन बी डिकम्पोज इन अदर बीम, जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास स्कैटरिंग होता है और डाइफ्रैक्शन होता है। क्या स्कैटरिंग और डाइफ्रैक्शन आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस है? तो ये भी आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस नहीं होता। लेकिन अगर आपकी लाइट मैटर के ऊपर पड़ेगी तो ये भी पॉसिबल है कि द इंटेंसिटी ऑफ बीम मे बी रिड्यूस्ड और डिसअपीयर व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन के अंदर किसी लाइट को डालोगे तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज भी हो सकती है या फिर वो पूरी भी डिक्रीज हो सकती है, यानी कि सारी की सारी लाइट क्या कर ली उसने, एब्जॉर्ब कर लिया आपके सॉल्यूशन ने। इट मींस एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन अकर्स। और एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो क्या होता है, पास फंडामेंटल बेस होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अगर उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो ऑफ कोर्स देयर इज एक्सचेंज इन एनर्जी बिटवीन लाइट एंड मैटर। लाइट और मैटर के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है और उस एनर्जी एक्सचेंज की वजह से आपको एक पास स्पेक्ट्रा जनरेट होता है और स्पेक्ट्रा की मदद से आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, आप लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने वाले हो। उसके बाद मैंने आपको कहा था मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में, मैंने आपको बताया था मैक्सवेल इक्वेशन शोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ। ये चीज आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए आए हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और प्रोपेगेशन वेक्टर होता है, और तीनों ही चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ग्राफ कुछ आपके पास इस टाइप का था, मान लीजिए मैंने यहां पर z में क्या ले लिया, k ले लिया, x में क्या ले लिया, b ले लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया, e ले लिया। तो इस टाइप का आपके पास कुछ ग्राफ आएगा। आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन ने क्या कहा था, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है मैग्नेटिक फील्ड से, और वैक्यूम के अंदर E/B का रेशियो किसके बराबर होगा, आपका c के बराबर होगा, जहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहां से आप लोग बता सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ तो आपके पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जनरेट होता है जहां पर आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और इस रीजन के लिए आपको लाइट कौन सी रीजन की लेनी पड़ेगी, आपको माइक्रोवेव की लेनी पड़ती है, यूवी की लेनी पड़ेगी, एक्सरे की लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी लाइट यहां पर लेनी पड़ती है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है एटम के साथ या फिर न्यूक्लियस के साथ तो उस केस के अंदर आपके पास रेजोनेंस जनरेट होता है, जिसके अंदर आप लोग हाइड्रोजन एनएमआर को या फिर कार्बन एनएमआर को पढ़ते हो, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन वैक्यूम E/B का रेशियो C के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास कम होता है। बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड E और B इंटरेक्ट विद न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। इंटरेक्शन न्यूक्लियस का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकता है, या फिर आपके पास मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है। दैट कैन कॉज एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, एंड एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट is possible only when the energy level is quantized. It means spectroscopy is application of quantum mechanics. लेक्चर को स्टार्ट करते ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास है वो आपके पास एक ट्रैवलिंग वेव होती है, और मैटर के साथ जो आपके पास वेव जुड़ी हुई होती है वो आपके पास कैसे होती है, स्टैंडिंग वेव होती है। तो आखिर आपकी ट्रैवलिंग वेव स्टैंडिंग वेव से इंटरेक्शन कैसे शो कर रही है, ये किस तरीके शो करती है, उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास मैटर होता है उसके अंदर आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये एनर्जी लेवल आपके पास कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, जिसको आप लोग पढ़ते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। मैंने आपको वहां बताया था कि जो आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग हो, रोटेशन मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग हो, वाइब्रेशन मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग हो, हर एक मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर मैं बात करता हूं अपनी लाइट की, तो लाइट भी आपके पास कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और इसी वजह से आपकी EMR जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट कर पाती है, क्योंकि लाइट भी क्वांटाइज्ड होती है और जो आपके पास एनर्जी लेवल होते हैं वो भी आपके पास क्वांटाइज्ड होते हैं। दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं, इसीलिए आपका इंटरेक्शन हो सकता है। ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव आपस में इंटरेक्शन शो तभी कर सकती है जब दोनों क्या हो, क्वांटाइज्ड हो। और लाइट आपको पता है कि क्वांटाइज्ड होती है, और आपके पास जो एनर्जी लेवल जनरेट हुए थे वो भी आपके पास क्वांटाइज्ड है, जिसको हम लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। तो इसीलिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आपके मैटर के साथ इंटरेक्शन शो कर रही है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंटरेक्शन शो करेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन होता है, यानी कि आपको ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, यानी कि आपको रेजोनेंस स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम लोग किसके क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा को पढ़ने वाले हैं, और जो आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी उसके अंदर हम लोग रेजोनेंस स्पेक्ट्रा को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर था काफी ज्यादा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, और इंट्रोडक्शन पार्ट से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आए थे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग RJ Academy को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइस। आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहेंगे एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।